गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल टॉपिक देखा था फ्रक्टोज। कल किसकी बात कर रहे थे? फ्रक्टोज की। ठीक है, फ्रक्टोज की बात कर रहे थे। ठीक है, फ्रक्टोज का अणु सूत्र क्या था? C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज के समान, दोनों मोनोसेकेराइड है। ठीक है, दोनों कितने कार्बन की शर्करा है? 6 कार्बन की। ठीक है, हेक्सो शर्करा। ग्लूकोज तो क्या था? एल्डो हेक्सो शर्करा। और फ्रक्टोज क्या था? कीटो हेक्सो शर्करा। फिर फ्रक्टोज के संरचना सूत्र की बात की थी। ठीक है, उस संरचना सूत्र से दो गुण देखे थे फ्रक्टोज के, अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज की बात कर रहे थे तो कितने सदस्य की वजह बन रही थी हेमिएसिकल संरचना में? जो अल्फा और बीटा की हेमिएसिकल संरचना थी, कितने सदस्य की वजह बन रही थी? 5 सदस्य की। कितने सदस्य की वजह बन रही थी? 5 सदस्य, जिनमें 4 तो क्या थे? कार्बन, और 1 क्या था? ऑक्सीजन। ठीक है, वलय में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, जिनमें 4 तो कार्बन है और 1 क्या है? ऑक्सीजन। कुल कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य। फिर बात की थी आगे फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचनाएं। ठीक है, HW में दिया था कि फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचनाएं बनाएंगे। ठीक है, जो फ्रक्टोज की हेमिएसिकल संरचना थी, 5 सदस्य की जो चक्रीय वलय बन रही थी, ठीक है, वो किसके समान थी? फ्यूरॉन के समान। किसके समान थी? फ्यूरॉन। क्योंकि फ्यूरॉन में भी कितने सदस्य की वलय है? 5 सदस्य, जिनमें 4 तो क्या है? कार्बन, और 1 क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, फ्रक्टोज की हेमिएसिकल संरचना की बात करें, पहले मान लो अल्फा फ्रक्टोज की बात करें, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। तो अल्फा फ्रक्टोज के लिए हेमिएसिकल स्ट्रक्चर क्या थी? CH2OH COH OH H H OH H CH2OH। ठीक है, अल्फा फ्रक्टोज की बात करते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का पूरा नाम क्या था? डी माइनस फ्रक्टोज। तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज की बात करते हैं तो क्या थी स्ट्रक्चर? संरचना क्या थी? हेमिएसिकल संरचना। दूसरा कार्बन 5वें कार्बन से। ठीक है, दूसरा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? 5वें कार्बन से। तो दूसरा और 5वां कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो 4 तो क्या हो गए? कार्बन, और 1 क्या हो गया था? ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो किसकी बात की? हेमिएसिकल संरचना की। ठीक है, किसकी बात की? हेमिएसिकल संरचना की। अब इससे हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, HW में भी दी थी, अल्फा बीटा की हेमिएसिकल संरचना देखी थी। कहा था दोनों की हार्वर्ड संरचनाएं बनानी है। हार्वर्ड संरचनाएं किसके समान है? ठीक है, जो हेमिएसिकल संरचना थी उनको किसके समान माना? फ्यूरॉन के समान। ठीक है, फ्यूरॉन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कितने कार्बन है फ्यूरॉन में? 1 2 3 4। फर्स्ट और लास्ट कार्बन किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। तो 4 तो क्या हो गए? कार्बन, और 1 क्या हो गया? ऑक्सीजन। कुल कितने सदस्य हो गए फ्यूरॉन में? 5 सदस्य। सॉरी, कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य। तो फ्रक्टोज की हेमिएसिकल संरचना में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। वही फ्यूरॉन की तरह 4 तो क्या है? कार्बन, और 1 क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, हेमिएसिकल संरचना बनाने के लिए किसकी बात करेंगे? फ्यूरॉन की। अब मान लो फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, फ्यूरॉन की बात करते हैं। कितने सदस्य? 1 2 3 4।
चार तो क्या हो गए कार्बन, किससे जुड़े हुए हैं ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन से। तो कौन सा कार्बन है दूसरा, ठीक है, दूसरा और पांचवा कार्बन आपस में किससे जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से। तो ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन, दूसरा और पांचवा कार्बन, ठीक है, दूसरा और पांचवा कार्बन किससे जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। यहां तक ये इधर वाले समूह कहां रहेंगे ऊपर की ओर, तो क्या लगेगा CH2OH, CH2OH पहला कार्बन, इधर क्या लगेगा नीचे OH, तीसरे की बात करें तो ऊपर कौन सा समूह OH, नीचे H, ठीक है। फिर बात करते हैं, ठीक है, चौथे में देखेंगे तो H ऊपर, OH नीचे, पांचवें में CH2OH ऊपर, छठा कार्बन नीचे क्या जाएगा H, ठीक है। तो ये किसकी संरचना बनती अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है, यानी अल्फा फ्रक्टोज की क्या बनती हार्वर्ड संरचना, अल्फा फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका निर्माण कर दिया अल्फा फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना का। अब फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना, ठीक है, किसके समान है फ्यूरोन के समान, तो इनको क्या कह देंगे फ्यूरेनोज, क्या नाम दे देंगे फ्यूरेनोज। फ्रक्टोज की है तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज, जैसे ग्लूकोज में देखा था ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना किसके समान थी पाइरेन के समान, ठीक है, तो वहां क्या नाम दिया था उसको पाइरेनोज, ग्लूकोज की थी तो ग्लूकोपाइरेनोज, यहां क्या नाम दे देंगे फ्यूरेनोज, फ्रक्टोज की क्या कहेंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो ये तो किसकी होगी अल्फा फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना। बीटा फ्रक्टोज की बात करें, बीटा फ्रक्टोज की बात करते हैं तो अल्फा और बीटा में अंतर कहां था केवल दूसरे कार्बन में, C2 कार्बन क्या था एनोमरी कार्बन, ठीक है, तो दूसरे कार्बन पर विन्यास में क्या थी भिन्नता, ये OH समूह कहां आएगा इधर और CH2OH कहां आएगा इधर। किसकी बात करेंगे आप बीटा फ्रक्टोज की, ठीक है, कहां अंतर था अल्फा और बीटा फ्रक्टोज में केवल दूसरे कार्बन में, ठीक है, OH को उधर ले लिया CH2OH को इधर ले लिया, दूसरा कार्बन क्या था यहाँ एनोमरी कार्बन, दूसरा कार्बन क्या कहला रहा था एनोमरी कार्बन कहला रहा था, ठीक है। तो दूसरा और पांचवा कार्बन, ये तो किसकी बात कर रहे थे अल्फा फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना। अब बात करें मान लो बीटा फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना की, तो दूसरे कार्बन में विन्यास में क्या जाएगी भिन्नता आ जाएगी, OH समूह का होगा ऊपर की ओर और CH2OH समूह का जाएगा नीचे की ओर, OH समूह का आएगा ऊपर की ओर और CH2OH का जाएगा नीचे की ओर। कौन सा कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये किसकी हार्वर्ड स्ट्रक्चर बन गई बीटा फ्रक्टोज की, ठीक है, क्लियर है दोनों की हार्वर्ड संरचनाएं अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। अल्फा और बीटा फ्रक्टोज में कहां अंतर करना है केवल C2 कार्बन, कौन से कार्बन के अंदर आएगा केवल C2 पे, बाकी तीसरे चौथे पांचवें कार्बन पर विन्यास कैसा रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। बता देंगे ग्लूकोज की आएगी हार्वर्ड संरचनाएं, ठीक है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र जो सर के द्वारा दिया गया था व्यूरस श्रृंखला वाला ओपन चेन, ठीक है, उससे क्या बनाएंगे हेमी एसिटेट, और हेमी एसिटेट से किसका निर्माण कर देते हैं ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर का। वही चीज फ्रक्टोज में है, फ्रक्टोज का सामान्य संरचना सूत्र व्यूरस श्रृंखला वाला ओपन चेन, ठीक है, उससे किसका फॉर्मेशन करेंगे कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे हेमी एसिटेट स्ट्रक्चर, हेमी एसिटेट संरचनाएं, हेमी एसिटेट स्ट्रक्चर से किसका निर्माण करेंगे किसका फॉर्मेशन कर देंगे कौन सी संरचनाएं बनाएंगे हार्वर्ड स्ट्रक्चर, हार्वर्ड संरचनाएं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचनाएं, हेमी एसिटेट संरचनाएं, फ्रक्टोज की हेमी एसिटेट संरचनाएं और हार्वर्ड संरचनाएं। ये तो टॉपिक कौन सा चल रहा था अपना मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में डिटेल में कौन से एग्जांपल देंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज,
ठीक है। फिर बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड की, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड में भी मोनोसेकेराइड की संख्या के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित किया था, ठीक है। मान लो जो ओलिगोसेकेराइड जल अपघटन पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां देता है तो क्या कहलाएगा वो? डाइसेकेराइड, ठीक है। जो ओलिगोसेकेराइड जल अपघटन पे 3 मोनोसेकेराइड इकाइयां देता है क्या कहला रहा है? ट्राइसेकेराइड। जो 4 मोनोसेकेराइड इकाइयां देगा वो क्या कहलाएगा? टेट्रासेकेराइड। तो यहां मुख्य रूप से सिलेबस में क्या है अपने? डाइसेकेराइड, ठीक है। यानी वे ओलिगोसेकेराइड जो जल अपघटन के दौरान, ठीक है, जल अपघटन के बाद कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां देते हैं? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां, क्या कहलाते हैं? डाइसेकेराइड। नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में भी मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड की परिभाषा क्लियर थी, वर्गीकरण देखा था, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है। तो वहां 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देखे थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड कंप्लीट हो गया। मोनोसेकेराइड के गुण क्या थे उसमें एग्जांपल्स देखे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या थे? वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के दौरान या जल अपघटन के द्वारा क्या करते हैं? 2 से 10 इकाइयां, 2 से 10 इकाइयां किसकी देते हैं? मोनोसेकेराइड की। किसकी देते हैं? मोनोसेकेराइड। क्या कहलाते हैं? ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। अब जो ओलिगोसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां देता है वो क्या कहलाएगा? डाइसेकेराइड। जो ओलिगोसेकेराइड जल अपघटन के द्वारा कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां देता है? 2, क्या कहलाएगा वो? डाइसेकेराइड, ठीक है। तो ओलिगोसेकेराइड में कौन सा टॉपिक देखेंगे हमें? डाइसेकेराइड का, ठीक है। ठीक है, डाइसेकेराइड का है, ओलिगोसेकेराइड है। जो मोनोसेकेराइड के कितने अणुओं के द्वारा बन रहे हैं? 2। डाइसेकेराइड का जल अपघटन करेंगे तो मोनोसेकेराइड के कितने अणु देगा? 2 अणु देगा। यानी क्या कह सकते हैं कि डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कितने अणुओं से बने हुए हैं? 2 अणुओं से, ठीक है। तभी तो जल अपघटन में कितने अणु दे रहे हैं मोनोसेकेराइड के? 2 अणु दे रहे हैं। फिर बात करें आगे, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर 2 मोनोसेकेराइड देते हैं क्या कहलाते हैं? डाइसेकेराइड। परिभाषा क्लियर है। फिर आगे चले, अब दोनों मोनोसेकेराइड समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड में क्या है? डाइसेकेराइड। सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे वो अम्लीय माध्यम में, ठीक है। तो क्या देगा? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां, एक तो किसकी दे देगा? ग्लूकोज की, प्लस एक किसकी देगा? फ्रक्टोज की। तो डाइसेकेराइड का सुक्रोज जल अपघटन किया तो मोनोसेकेराइड की कितनी इकाइयां दे रहा है? 2। अब ये दोनों इकाइयां समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। तो सुक्रोज में दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां कैसी है? भिन्न भिन्न। एक इकाई तो किसकी है? ग्लूकोज की, और एक इकाई किसकी है? फ्रक्टोज की, ठीक है। याद रखिएगा कि दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां समान भी हो सकती है या भिन्न भी हो सकती है, ठीक है।
फिर आगे बात करें मोनोसेकेराइड इकाइयां। अब इसके विपरीत है, मान लो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण कर देंगे? सुक्रोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? सुक्रोज का। प्लस साथ में क्या बाहर निकाल देंगे? जल का। भाई सुक्रोज था, सुक्रोज का जल गठन किया तो किसमें टूट गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब उल्टी रिएक्शन देख रहे हैं विपरीत एंटी में कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्रिया करेंगे तो एक जल का अणु बाहर निकाल देंगे और किसका निर्माण करेंगे? सुक्रोज का। पहले से देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने की विधि, सुक्रोज का जल गठन करेंगे तो क्या बन गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब बात करें इसके विपरीत कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्रिया करेंगे तो एक जल का अणु बाहर निकालेंगे और किसका निर्माण कर देंगे? सुक्रोज का। ठीक है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं तो कौन से बंध के द्वारा जुड़ेंगे? बात की थी पहले ग्लाइकोसाइड बंध। कौन से बंध के द्वारा? ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड कहते हैं या ग्लाइकोसाइड कहते हैं, एक ही बात है। तो दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां, ठीक है, कौन से बंध के द्वारा जुड़ती है? ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा। भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से जल का अणु बाहर निकलेगा और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो ऑक्साइड बंध बनेगा वो ऑक्साइड बंध क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइड बंध। ठीक है। फिर बात करें सभी डाइसेकेराइड कैसे होंगे? शर्करा है तो सभी डाइसेकेराइड क्रिस्टलीय ठोस होंगे, मीठे होंगे और जल में कैसे होंगे? मिले। क्योंकि मोनोसेकेराइड, ठीक है, और ओलिगोसेकेराइड मुख्य रूप से डाइसेकेराइड क्या थे? शर्करा थे। शर्करा क्या होती है? ठोस होती है, स्वाद में मीठी है और जल में क्या है? मिले है, घुलनशील है। फिर बात करें कुछ डाइसेकेराइड, तीसरा वर्गीकरण पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का अपचयन के आधार पर कि जो शर्करा टोलेन अभिकर्मक, ठीक है, और फेलिन विलियम इन दोनों का अपचयन कर देती है वो शर्करा तो क्या है? अपचयी शर्करा। वो शर्करा तो क्या है? अपचयी शर्करा। और जो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा टोलेन अभिकर्मक और फेलिन विलियम इन दोनों का अपचयन नहीं करती वो कौन सी शर्करा है? अनअपचयी शर्करा। तीसरा वर्गीकरण था अपना कार्बोहाइड्रेट का। पहला तो किसका था? स्वाद और भौतिक गुण के आधार पर शर्करा और अशर्करा। दूसरा था जल अपघटन के आधार पर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और तीसरा वर्गीकरण था अपचायक गुण के आधार पर। दो प्रकार की शर्करा थी वहां, अपचयी शर्करा और अनअपचयी। जो टोलेन और फेलिन दोनों का अपचयन करते हो वो तो क्या है? अपचयी शर्करा। और जो टोलेन अभिकर्मक और फेलिन विलियम इनका अपचयन नहीं करती वो कौन सी शर्करा है? अनअपचयी शर्करा। ठीक है। तो बात कर लें इनकी भी। कुछ डाइसेकेराइड है जैसे देखेंगे उदाहरण सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। कुछ तो कैसे होंगे? अपचायक शर्करा के रूप में और कुछ कैसे होंगे? अनअपचायक शर्करा के रूप में। डाइसेकेराइड है जैसे मान लो एग्जांपल्स देखेंगे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। अब मान लो सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है, कुछ डाइसेकेराइड है। ये भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो अपचायक या अपचयी शर्करा और एक अनअपचयी। डाइसेकेराइड कहते हैं तो अपचायक डाइसेकेराइड और अनअपचायक डाइसेकेराइड। शर्करा कहते हैं तो अपचयी शर्करा और अनअपचयी शर्करा।
ठीक है। अब अपचय श्रृंखला क्या है? जो टोलेन अभिकर्मक और फ्रेलिन विलयन दोनों का क्या करती है? अपचयन करती है। अब कब करेगा? मान लो सुक्रोज है, सुक्रोज के पास कितने मोनोसेकेराइड है? 2, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। अब मान लीजिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो क्रियात्मक समूह है, जैसे ग्लूकोज का कौन सा था? CHO, और फ्रक्टोज का कौन सा है? CO, कीटोन। तो यदि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के क्रियात्मक समूह, ग्लूकोज का तो एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज का कीटोनिक समूह, दोनों किसमें भाग लेंगे? ग्लाइकोसाइड की बंध बनाने में। दोनों किसमें भाग लेंगे? ग्लाइकोसाइड की बंध बनाने में भाग लेंगे। ठीक है। सुक्रोज था, सुक्रोज किस किस से मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही कहीं किससे जुड़ी है? ग्लाइकोसाइड की बंध के द्वारा। अब यदि ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज का कीटोन समूह दोनों किसमें भाग लें? ग्लाइकोसाइड की बंध में। अब जब ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड समूह मुक्त नहीं है और फ्रक्टोज का भी कीटोनिक समूह मुक्त नहीं है, तो उन्होंने किसमें भाग ले लिया? ग्लाइकोसाइड की बंध में। तो वो टोलेन अभिकर्मक और फ्रेलिन विलयन दोनों का अपचयन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के क्रियात्मक समूह किसमें भाग ले रहे? ग्लाइकोसाइड की बंध में। तो वो टोलेन और फ्रेलिन का अपचयन नहीं कर सकते। ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक मोनोसेकेराइड का क्रियात्मक समूह मुक्त है तो वो कौन सी शर्करा में होगा? अपचय शर्करा में। अपचयन कर सकता है टोलेन और फ्रेलिन विलयन का। लेकिन यदि सभी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड है, दोनों मोनोसेकेराइड किसमें भाग ले रहे? ग्लाइकोसाइड की बंध बनाने में। अब उनका क्रियात्मक समूह मुक्त नहीं है, वो टोलेन और फ्रेलिन का अपचयन नहीं कर सकते, तो किसमें चले जाएंगे? वो अनअपचय शर्करा। ठीक है। तो जिन डाइसेकेराइड में किसी एक मोनोसेकेराइड का क्रियात्मक समूह या कहते हैं कार्बोनिल, भाई कार्बोनिल में कितने समूह थे? 2, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है। तो एक मोनोसेकेराइड का कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइड की बंध बनाने में भाग नहीं लेता। 2 मोनोसेकेराइड है, कितने का भाग ले रहा है? केवल एक का। एक का कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइड की बंध में भाग नहीं लेता, तो कौन सी शर्करा? अपचय। और यदि डाइसेकेराइड में दोनों मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइड की बंध में भाग लेते हैं तो कौन सी शर्करा? अनअपचय शर्करा। ये रहे यहां तक दोनों 2 प्रकार। ठीक है। फिर बात करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे सुक्रोज। कल बात करेंगे सुक्रोज को बनाने की विधियां क्या है, सुक्रोज के गुण क्या है। ठीक है। सुक्रोज की संरचना क्या होगी। अब यदि अपने को ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों की संरचना पता है, हेमिएस्टियल संरचना बना सकते हैं, आवर्त संरचना बना सकते हैं, तो सुक्रोज की संरचना बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचनाएं नहीं बना सकते तो फिर सुक्रोज की संरचना भी नहीं बना सकते। इसलिए कहा था, एक बार प्रैक्टिस करना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की हेमिएस्टियल संरचनाएं और दोनों की आवर्त संरचनाएं। ठीक है। वो बनाएंगे तभी किसकी बनेगी? सुक्रोज की। क्योंकि सुक्रोज में 2 मोनोसेकेराइड कौन से हैं? एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तो वो बना लिया जाएगी। तो कल बात करेंगे सुक्रोज की संरचना, गुण वगैरह जो भी है बनाने की विधियां, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है।